स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम लेकर के आए हैं दृष्टि आईएएस के लिए बीपीएससी प्रैक्टिस सेट और ये है पॉलिटी स्पेशल। तो पॉलिटी स्पेशल का मैंने पार्ट 1 से लेके 75 तक का क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं और पार्ट टू जो है हमारा वो आपका 75 से आगे से होगा, यानी 76 से लेके 150 तक का इस पार्ट 2 में हम क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे और इस तरह हमारा ये पार्ट 2 जो है पॉलिटी का पूरा सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना करते हुए शुरू करते हैं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पार्ट 2 पॉलिटी स्पेशल। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 तक हो गया था पार्ट 1 में, अब आइए 76 में। 76 पे यहाँ पे बोल रहा है कि बिहार का सचिवालय स्थित है। तो बिहार का जो सचिवालय है वो पटना में स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट 77 में बोल रहा है बिहार राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो नोट कर ले, अब तक टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगाया गया है। नेक्स्ट आइए 78 में। 78 बोल रहा निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही है। ठीक है, देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछता है कि पटना उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश, अगर पहली महिला न्यायाधीश पूछेगा तो वो अलग हो जाएंगी, और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछेगा पटना उच्च न्यायालय में तो ये हो जाएंगी ऑप्शन बी रेखा दोषित। इनका पूरा नाम है रेखा मनहर लाल दोषित, जो कि पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। ठीक है, और उन्होंने वर्ष 1977 में वकील के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और वर्ष 1995 में वह गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई और फिर 21 जून 2010 को उन्हें पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। नेक्स्ट है ये 79 में। 79 बोल रहा है कि राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो राज्य विधानसभाओं में बोल रहा है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 500 अधिकतम हो सकती है और 60 जो है वो न्यूनतम होती है। इसमें से कुछ जो है अपवाद भी है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा के मामले में न्यूनतम संख्या 30 निर्धारित की गई है, जबकि मिजोरम और नागालैंड के मामले में यह क्रमशः 40 और 46 है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 80 में। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक आहूत करने के प्रावधान का उपयोग अब तक कितनी बार किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लें कि जो संसद की संयुक्त बैठक अब तक बुलाई गई है वो बुलाई गई है अब तक टोटल 3 बार। तो यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और कौन सा किस किस केस में बुलाई गई है वो भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद कर लें कि संयुक्त बैठक जो बुलाया जाता है वो राष्ट्रपति के अनुमोदन पे बुलाया जाता है, और इसकी जो बैठक होती है संयुक्त बैठक वो बैठक करती है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, और इस संयुक्त बैठक का जो कोरम है वो दोनों सदनों की कुल सदस्य की संख्या का 1/10 भाग होता है। और यहाँ पे अब देख लेते हैं कि वर्ष 1950 से अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 बार बुलाया गया है। कब कब? तो पहली बार बुलाया गया है दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 के लिए, दूसरी बार बुलाया गया था बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 के लिए, और तीसरी बार जो बुलाया गया था वो आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 के लिए। नेक्स्ट आइए 81 में। बोला निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में जो होता है टोटल कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है, और ये जो केवल लोकसभा से ही इसके सदस्य होते हैं। वहीं लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें टोटल आपका 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और सार्वजनिक उपक्रम समिति की बात करें तो इसमें जो है
वो टोटल 15 सदस्य होते हैं, मूल रूप से 15 सदस्य थे। अब जो इसको बढ़ा करके इसमें भी 22 कर दिया गया है, जिसमें 15 लोकसभा होते हैं और 7 राज्यसभा। तो सार्वजनिक उपक्रम और लोकसभा समिति दोनों में 22 सदस्य होते हैं और दोनों में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। वहीं विशेषाधिकार समिति की बात करें तो इसमें जो होता है, लोकसभा की अगर विशेषाधिकार समिति की बात करें तो इसमें 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के, और राज्यसभा समिति की अगर विशेषाधिकार समिति की बात करें तो इसमें 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट आई 82 नंबर में, निम्नलिखित में से किसे हमारे संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं माना जाता है? तो संविधान की हमारी मूलभूत विशेषता किसे नहीं माना जाता है? ऑप्शन डी है, संपत्ति के अधिकार को मूलभूत विशेषता संविधान की नहीं माना जाता है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क के तहत एक संवैधानिक अधिकार है और इसे संविधान की मूल संरचना के तत्व के रूप में नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट है 83 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो 83 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से। और एक चीज़ और याद कर लें कि आयरलैंड के संविधान से राज्य का नीति निर्देशक तत्व लिया गया है और आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया है। और आयरलैंड के संविधान से प्रेरित अन्य तत्व हैं राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन तथा राष्ट्रपति के चुनाव की विधि इसमें शामिल है। नेक्स्ट है 84 में, बोला कि लोकसभा का सामयिक अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है। तो 84 का इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा नवनिर्वाचित लोकसभा के एक सदस्य को सामयिक यानी कि प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और यह आमतौर पर लोकसभा का सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है। और राष्ट्रपति जो है इसको स्वयं जो है प्रोटेम स्पीकर को, प्रोटेम अध्यक्ष को शपथ दिलाता है। ठीक है, तो ये सब जो है ये सब आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है ये 85 में। 85 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही वरीयता अनुक्रम है? तो सही वरीयता अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति सबसे बड़ा, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद उप प्रधानमंत्री, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है 86 नंबर में, बोला निम्नलिखित में से कौन सा पद संविधान के मूल पाठ में नहीं था बल्कि 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया? तो 86 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल को। ठीक है, याद रखिएगा यह मूल रूप से संविधान में नहीं था। अनुच्छेद 352 में इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, इनके कार्यों और शक्तियों का विवरण जैसे इस प्रकार दिया गया। तो यहाँ पे जो है उसमें कैबिनेट मंत्री का एक बार ही उपयोग किया गया है, वो जो है आर्टिकल 352 में, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है 87 में, बोला निम्नलिखित में से कौन किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है? तो ये आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 244(1) के तहत राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 में, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की जो संख्या हो गई है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 हो गई है। नेक्स्ट है 89 नंबर में, बिहार के पहले मंत्रिमंडल कैबिनेट का गठन किया गया था? तो 89 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1946 में। ठीक है, और जिसमें डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री के रूप में सम्मिलित हुए थे इसमें। नेक्स्ट है 90 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश था? तो स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है, तो 90 का याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लक्ष्मीकांत झा। ठीक है, और उन्होंने 8 अप्रैल 1950 से 1 जून 1952 तक अपनी सेवा का योगदान दिया था। नेक्स्ट है 91 नंबर में। 91 नंबर बोल रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव 1946 पे ये आधारित है और इसे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था और इसे संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया था।
और इसे नेहरू ने, याद रखिएगा, इसे नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 1946 को इसे नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे अंगीकार कर लिया था। 92 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित होना। नेक्स्ट आइए 93 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ये आप सभी जानते हैं, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 94 में, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है जिसे सरकारीय आयोग की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 263 को आधार बनाते हुए राष्ट्रपति आदेश 28 मई 1990 द्वारा गठित किया गया। नेक्स्ट आइए 95 में, बोरा निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन से गांधीवादी आदर्शों पर आधारित है? तो 95 का यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा गांधीवादी आदर्शों पर आधारित है। तो 95 का यहाँ पे एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। ये जो उस समय था ये गांधीवादी आदर्श नहीं थे। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, आर्टिकल 43, ये जो है सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद आप आइए, यानी कि बी सही है, आर्टिकल 43 है ये। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये आर्टिकल 44 है, लेकिन ये गांधी जी का आदर्शों पर आधारित नहीं है। ठीक है, अब आइए नशीले पेय पदार्थ को सेवन को प्रतिबंध करना, ये आर्टिकल 47, ये भी सही है। यानी कि गांधीवादी आदर्शों पर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हो जाएगा आपका बी और डी। तो यानी कि एक से ज़्यादा हो जाएगा तो ऑप्शन ई हो जाएगा। कई बार पूछता है कि बिहार में जो शराबबंदी किया गया है किस आर्टिकल के तहत किया गया है, तो यही आर्टिकल 47 यही वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग नोट रखिएगा। नेक्स्ट आइए 96 नंबर में, 96 बोल रहा है 96 बोल रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से किस पात्रता का होना आवश्यक नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। तो ठीक है, तो वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये तो सही है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, ये गलत है। जबकि यहाँ पे होना चाहिए कि वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, सही है। वह भारत का नागरिक हो, सही है। यानी ऑप्शन बी जो है ये गलत है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट आइए 97 में, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और लोकसभा के उपाध्यक्ष को अगर अपना त्यागपत्र देना हुआ तो वो लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। नेक्स्ट है 98 नंबर में, संविधान के अनुसार कौन सी स्थान या स्थानों को उच्च न्यायालय के स्थान के रूप में अधिविष्ट कर सकता है? तो कौन यहाँ पे कर सकता है? तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति अधिसूचित आदेश द्वारा उन क्षेत्रों के भीतर एक या एक से अधिक स्थानों पर उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ या पीठों की स्थापना का प्रावधान कर सकता है, जिनमें उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय की प्रमुख सीट के अलावा और उससे जुड़ी किसी भी मामले के लिए हो सकती है। नेक्स्ट है 99 नंबर में, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट आइए 100 नंबर में, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो 100 का यहाँ पे हो जाएगा द्विसदनीय विधायिका है पूछ रहा है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ए, बी और सी, ये तीनों में जो है यहाँ पे है, पंजाब में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे द्विसदनीय विधायिका एक से अधिक, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 101 नंबर में, 101 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी? तो 101 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बांकीपुर में। और ये कब बुलाई गई थी? तो 20 जनवरी 1913 को बुलाई गई थी। याद कीजिएगा, 20 जनवरी 1913 को।
नेक्स्ट आइए 102 नंबर में। 102 बोरा निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष था? तो 102 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, जिन्हें बिंदा बाबू के नाम से भी जाना जाता है, 1946 से वर्ष 1962 तक बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे और उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1961 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आइए 103 नंबर में। बुरा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो ये राज्य का बात कर रहा है, तो 103 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 164। यानी कि एक्यूरेट अगर बात करें तो अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से राज्यसभा की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट आइए 104 नंबर में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिहार में लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 104 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा। ठीक है, और ये एक चीज़ और इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उक्त अधिनियम के तहत लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय को दीवानी न्यायालय का निर्णय माना जाता है और सभी पक्षों पर अंतिम एवं बाध्यकारी होता है। इसके निर्णय के खिलाफ किसी भी अदालत के समक्ष अपील नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट आइए 105 नंबर में। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो संविधान सभा सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, सही है। कुल सीटों में से 93 सीटें रियासतों को दी गई थी, ये भी सही है। प्रांतों को सीटों का आवंटन उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में किया गया था, सही है। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया गया था, ये गलत है। यहाँ पे देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को मनोनीत किया गया था, ये होगा, ठीक है, सही। तो यहाँ पे ये गलत दिया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आइए 106 में। 106 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद अधिकृत नहीं है। तो संसद बोल रहा अधिकृत नहीं है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने के लिए, इसके लिए संसद अधिकृत है अनुच्छेद 3 के तहत। किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए अधिकृत है। किसी राज्य का क्षेत्रफल कम करने के लिए इसमें भी अधिकृत है। किसी राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए इसमें भी अधिकृत है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद इन सभी चीज़ के लिए अधिकृत है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा नहीं है अधिकृत, जबकि ये सभी जो ऑप्शन है इसके लिए संसद अधिकृत है। नेक्स्ट आइए 107 में। निम्नलिखित में से कौन जूस सॉली के सिद्धांत से संबंधित है? देखिए यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, 2 सिद्धांत है, एक जूस सॉली और एक है जूस सैंगिनिस, ठीक है। तो जूस सॉली जो है वो नागरिकता से संबंधित है, दोनों जो है नागरिकता से ही संबंधित है, दोनों सिद्धांत, ठीक है। तो जूस सॉली अगर रहेगा या फिर रहेगा जूस सैंगिनिस, पूछेगा किस सिद्धांत से संबंधित है, तो नागरिकता से। देखिए जूस सॉली में क्या होता है कि इससे सामान्यतः जन्मसिद्ध नागरिकता के रूप में जाना जाता है, और जूस सैंगिनिस में क्या होता है कि यह राष्ट्रीयता कानून का एक सिद्धांत है जिसके द्वारा नागरिकता माता पिता में से दोनों अथवा एक की राष्ट्रीयता या जातीयता द्वारा निर्धारित अथवा अधिग्रहित की जाती है। तो ये दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए 108 में। निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की विशेषता है? तो यहाँ पे संसदीय सरकार की विशेषता पूछ रहा है, तो बहुमत वाले दल का शासन, ये सही है, ऑप्शन ए सही है। निम्न सदन को भंग नहीं किया जा सकता है, गलत है। निम्न सदन को भंग किया जा सकता है। सरकार का प्रमुख विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, गलत है, उत्तरदायी होता है। तीसरा, सरकार के प्रमुख को संसद द्वारा हटाया नहीं जा सकता, हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे बी सी डी जो है गलत है, केवल ए जो है सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 109 में आइए, बोला निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित नहीं है? तो कौन सा सुमलित नहीं है यहाँ पे बोल रहा है, तो देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 में है सहकारी समितियों के गठन का अधिकार, तो ये एकदम सही है। देखिए अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकार का संरक्षण किया गया है, जिसमें एक ये भी है, तो यहाँ पे ये सही है। अनुच्छेद 22 में बोला है गिरफ्तारी तथा बंदी बनाए जाने के खिलाफ विरोध का अधिकार, ये भी सही है। अनुच्छेद 24 बोल रहा है बाल श्रम का निषेध, ये भी सही है। अनुच्छेद 29 बोल रहा है राज्य द्वारा वित्त पोषित विद्यालयों में कोई धार्मिक शिक्षण नहीं, ये गलत है, ठीक है।
जो राज्य द्वारा वित्त पोषित विद्यालयों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं, ये जो है ये आर्टिकल 28 में है, ठीक है। तो 28(1) में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही युग्म सुम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट आइए 110 नंबर में, बोला निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित एक मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य में देख लेते हैं, देश की रक्षा करना, आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना मौलिक कर्तव्य है। समय पर कर का भुगतान करना, ये जो है मौलिक कर्तव्य, यहाँ पे इसका वर्णन नहीं किया गया है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना, ये भी सही है, यानी ए और सी मौलिक कर्तव्य हैं अभी तक। और देख लेते हैं और क्या क्या दिया गया। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना, ये भी सही है, यानी एक से ज़्यादा इसमें मौलिक कर्तव्य है, यानी कि तो ऑप्शन ई यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 111 नंबर में, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसमें संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद कर लेंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कोई भी सूची में संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 112 में आइए, निम्नलिखित में से संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो कठोर संविधान ये संघीय सरकार की विशेषता है, स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी विशेषता है, लिखित संविधान ये भी विशेषता है, संविधान की सर्वोच्चता ये भी विशेषता है। तो ऑप्शन में पूछ रहा है कौन सी विशेषता नहीं है, जबकि यहाँ ऑप्शन में जितने भी दिए गए हैं सभी विशेषताएं हैं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है 113 नंबर में, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 113 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट आइए 114 में, बोला संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 360 के तहत। नेक्स्ट है 115 में, निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। तो इसका 115 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेषित वीटो जो है वो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, ये जो है अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 116 नंबर में, 116 बोल रहा है कि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का चयन एवं नियुक्ति की जाती है। यहाँ पे बोल रहा है संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का चयन एवं नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। केवल आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, बस। नेक्स्ट है 117 में, अनुपाती न्याय से तात्पर्य क्या होता है। तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सामाजिक और आर्थिक न्याय के मिलीजुली रूप को अनुपाती न्याय कहते हैं, यानी ए और बी दोनों को मिलीजुली रूप से अनुपाती न्याय कहते हैं। नेक्स्ट है 118 नंबर में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट आइए 119 नंबर में, छठी अनुसूची में वर्णित राज्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। यहाँ पे बुरा कौन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर जो है इसमें शामिल नहीं है। देखिए छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध किए गए हैं, जबकि 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में है। नेक्स्ट आइए 120 नंबर, 120 बुरा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है। तो प्रारूप समिति इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सही है। मौलिक अधिकार उप समिति, यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकार उप समिति लिखा गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इसके अंतर्गत जो थे 5 उप समितियाँ बनाई गई थी, जिसमें से एक है मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे, और इसके अंतर्गत 5 उप समिति बनाई गई है, जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो थे इसके वो जेबी कृपलानी थे, ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाकी सभी जो इसमें है सही हैं। नेक्स्ट आइए 120 हो गया। नेक्स्ट आइए 121 में,
121 बोल रहा है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। तो 121 का आप लोग याद कर लें, इस संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार हो गया ऑप्शन बी। कई अगर भाग पूछेगा तो भाग 3 को, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट आइए 122 में बोला कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। तो 122 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, ठीक है। नेक्स्ट आइए 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है। तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 123 के तहत। और देखिए 127 में जो है अनुच्छेद 127 जो है वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। वहीं पे आर्टिकल 129 जो है वो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, और एक चीज़ और है अनुच्छेद 129 में, वो है उच्चतम न्यायालय को अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार। और ये अनुच्छेद जो 143 है वो बोलता है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। नेक्स्ट आइए 124 नंबर में बोला उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसकी भागीदारी होती है। तो 124 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद, यानी कि राज्यसभा व लोकसभा के सभी सदस्यों की इसमें भागीदारी होती है। बाकी जो इसमें दिया गया ये सब की भागीदारी नहीं होती। 125 में आइए निम्नलिखित में से कौन सही सुमलित है, कौन सही सुमलित बोल रहा है। तो 125 में यहाँ पे आ जाइए अनुच्छेद 40, ये तो गलत है, यहाँ पे पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 45 जो है वो आपका बाल पूर्व देखभाल के लिए है, ये भी गलत है। आर्टिकल 43 भी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, ये जो है सही है। और 47 तो आपको बोल दिया है कि शराब वगैरह ये सब नशीली पदार्थ का बैन करने के लिए है, तो ये भी गलत है। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है केवल सही है। नेक्स्ट आइए 126 में 126 बोल रहा है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन वर्णित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 के तहत। नेक्स्ट आइए 127 में निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे दोहरी सरकार विशेषताएं हैं, लिखित संविधान विशेषताएं हैं, संविधान की सर्वोच्चता विशेषताएं हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका विशेषताएं। तो यहाँ पे सभी विशेषताएं हैं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 128 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन की बात की गई है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट है 129 नंबर में निम्नलिखित समितियों आयोगों में से कौन केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये चुनाव सुधार आयोग से संबंधित है। तो दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। बाकी इसमें सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित थे। 130 में ये राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 250 में। नेक्स्ट है 131 नंबर में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 231 में। याद कीजिएगा इसको, ये सब अनुच्छेद याद कर लीजिए क्योंकि ये सब अनुच्छेद से 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट है 132 नंबर में मिजोरम राज्य के विशेष संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लिखित है। तो 132 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 371 जी। ठीक है, देखिए एक चीज़ आप लोग देख लीजिए कि जैसे जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 था, वैसे ही जो है अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य को, वहीं अनुच्छेद 371 क के लिए नागालैंड के संबंध में, 371 ख है असम राज्य के लिए, 371 ग है मणिपुर के लिए, 371 ग है आंध्र प्रदेश के लिए एवं तेलंगाना के लिए। इसी तरह से करके सबको विशेष जो है वो राज्य का दर्जा दिया गया है। तो 371 जी में यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो जाएगा मिजोरम के लिए। 133 में आइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है। तो 351 में क्या वर्णित है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदी भाषा के विकास के लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। ठीक है,
देखिए संविधान का भाग 17 जो है वो अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है, जिसमें कि अनुच्छेद 351 जो है वो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। वहीं अनुच्छेद 350 ए जो है 350 ए है वो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं के लिए होता है। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा पहला ऑप्शन, ये 350 ए आर्टिकल हो जाएगा। उसी तरह राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं जो हैं वो हो जाएगा आर्टिकल 345। वहीं पे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात है तो ये हो जाएगा आर्टिकल 350 बी। और हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जो है वो अनुच्छेद 351 हो जाएगा। तो सभी को आप लोग का ऑप्शन को याद रखना है। 134 आइए, बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बन गया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो बने थे। नेक्स्ट आइए 135 नंबर में, बोला एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 135 का हो जाएगा ऑप्शन सी 7वां संविधान संशोधन 1956। ठीक है, ये हो जाएगा 1956। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। और याद रखिएगा अगर अनुच्छेद पूछ देगा तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अगर संविधान संशोधन पूछेगा तो 7वां संविधान संशोधन 1956, और अगर अनुच्छेद पूछेगा तो 153। नेक्स्ट आइए 136 में, बुरा विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है, तो वो कब तक बना रहेगा? तो यहाँ पे याद रख लें, ऑप्शन ए हो जाएगा विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पूर्व तक। नेक्स्ट आइए 137 में, 137 बोला कि लोकसभा महासचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 137 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। 138 में आइए, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पर ग्राम पंचायत है? तो यहाँ पे गोवा में जो है वो ग्राम पंचायत है। ठीक है, देखिए गोवा में त्रिस्तरीय संस्थाएं हैं, एक है ग्राम पंचायत, दूसरा है तालुका समिति और तीसरा है जिला परिषद। जबकि मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में जो है यहाँ पे पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। नेक्स्ट आइए 139 में, निम्नलिखित में से कौन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं होता है? ठीक है, 139 का यहाँ पे याद रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए 139 का पहला है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। ठीक है, तो वेतन और भत्ते यहाँ पे बोल रहा है, तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें, ये जो है सही है, इसको आप लोग नोट कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो है जो भी ऑप्शन दिया गया है उसका मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको वो अच्छे से समझ में आएगा, बाकी फिर बाद में आप इसे गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। तो पहला है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्ते, ये जो है ये संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, उसके बाद आइए बी में, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, ये भी भारित होता है संचित निधि पर। तीसरा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशन। ठीक है, ये भी जो है भारत के संचित निधि पर भारित होता है। डी नंबर में आइए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे आप लोग को समझने की बात है। ठीक है, बहुत बार आप लोग को देखें कि इसमें आप लोग गलती करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते की बात करें तो ये राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन का बात करेगा तो वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के लिए केवल केस है। उच्च न्यायालय का जो वेतन एवं भत्ता जो होता है वो राज्य के संचित निधि पर भारित होता है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो पेंशन होता है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो 139 का डी जो है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट आइए 140 नंबर में, 140 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो 140 के यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अपशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है जो कि केंद्र के पास है, यानी कि ये संघ सूची का विषय हो जाता है। मतलब अपशिष्ट शक्तियों पर जो है केंद्र जो है वो नियम कानून बना सकता है। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में, बोला भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। तो 141 का यहाँ पे निर्वाचन कार्य बोल रहा है, तो संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना ये कार्य है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति हेतु चुनाव करवाना ये भी कार्य है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना ये गलत है। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति जो है वो राज्यपाल करता है राष्ट्रपति को, तो यहाँ पे सी जो है वो गलत है। निर्वाचन सूची तैयार करना और कार्य का निरीक्षण निर्देशन नियंत्रण करना, और डी सही है, यानी कि ए बी और डी सही है, यानी कि एक से अधिक सही है, तो ऑप्शन ई यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 142 नंबर में। 142 बोल रहा है कि सिंधी को किस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। देखिए यहाँ पे हम नोट करवा दे रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंधी पूछ रहा है, तो सिंधी सबसे पहले जुड़ी थी 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा, ठीक है। इसमें केवल और केवल सिंधी जोड़ा गया था। याद रखिएगा, वर्तमान में जब 8वीं अनुसूची में केवल 14 जो थे वो प्रादेशिक भाषाएं थी, बाद में जो है ये 22 प्रादेशिक भाषाएं इसमें शामिल किया गया है। तो 21वीं संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को शामिल किया गया। वहीं पे 71वें संविधान संशोधन 1992 में आपको नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को शामिल किया गया। वहीं पे फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। नेक्स्ट आइए 143 में, निम्नलिखित कथनों में से कौन राज्यसभा के विषय में सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, गलत है। 6 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 2/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये भी गलत है। 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है। इसके सदस्य 25 वर्ष की कम आयु के नहीं होंगे, गलत है। इसके जो 30 वर्ष की आयु के होंगे। संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका जो है वर्णन किया गया है। तो 143 का यही जो है एक सही है, ऑप्शन डी जो है सही है। नेक्स्ट आई 144 में, बुरा कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह, ये यहाँ पे याद रखेगा, यदि वह, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है, तो ये संविधान संशोधन जो है वो गैर कानूनी हो जाता है, यानी कि असंवैधानिक हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। 144 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट आइए 145 में, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमलित नहीं है। यहाँ पे सही सुमलित नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए शेयर बाजार जो है वो आपका समवर्ती सूची नहीं, ये जो है संघ सूची का विषय है, ठीक है। बाकी जो इसमें सभी जो है सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 146 में। 146 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 20 तथा 21 को, ठीक है, अनुच्छेद 20 तथा 21 को किसी भी हाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लें कि अनुच्छेद 358 के अनुसार, अनुच्छेद 358 के अनुसार कहा गया है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपात के समय ही अनुच्छेद 19 जो है वह स्वतः निलंबित हो जाएगा, परंतु सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपात के दौरान इसका निलंबन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो कन्फ्यूज़न रहता है कि 358 क्या कहता है, ये यहाँ पे आप लोग का अब क्लियर हो गया होगा। 358 के अनुसार एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, अनुच्छेद 358 के अनुसार जो आपातकाल अगर बाह्य युद्ध के आधार पर अगर लागू किया जाता है आपातकाल, तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। लेकिन अगर बोल रहा है कि अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल घोषित किया जाता है तो फिर आर्टिकल 19 जो है वो निलंबित नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करें। और अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो किसी भी हाल में, चाहे बाह्य सशस्त्र के आधार पे हो या अंतः सशस्त्र के आधार पे हो, ठीक है, विद्रोह किसी भी आधार पे आपातकाल लागू होगा तो भी 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। 147 में आइए, निम्नलिखित में से कौन 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं।
तो यहाँ पे 21वें का पूछ रहा है तो बलबीर सिंह चौहान हो जाएंगे। वहीं अगर वर्तमान में अगर पूछेगा 22वें विधि आयोग जो अभी 9 नवंबर 2022 को इनको बनाया गया है अध्यक्ष, तो इसका नाम हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। याद रखिएगा 22वें विधि आयोग वर्तमान का अगर पूछेगा तो ऋतुराज अवस्थी हो जाएगा, जो कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं थे। 148 में आइए, बुरा भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। तो ये जो हो जाएगा ये आपका हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसका जो सही है ये हो जाएगा राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा जो है वो विधान परिषद का सृजन या समाप्ति किया जा सकता है। ठीक है, और इसका जो वर्णन है याद रखिएगा आर्टिकल 169 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आइए 149 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? कौन सा नहीं जोड़ा गया है? तो ऑप्शन सी जो है समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 जो है ये मूल संविधान में पहले से विद्यमान था, तो इसको जो है संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है। बाकी जो सभी हैं इसमें सभी को जो है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। याद रखें टोटल 4 नए नीति निर्देशक तत्व को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। पहला है शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा अनुच्छेद 39 दूसरा है समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A, तीसरा है उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी 43A, और चौथा जो है पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीव की रक्षा 48A। ये 4 जो है नीति निर्देशक तत्व इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और ये पॉलिटी का जो है पार्ट 2 का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान का वर्णन किया गया, इस वजह से यह वृहद हो गया है। तो इस तरह से करके उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारा टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है दृष्टि आईएएस का। ठीक है, तो दृष्टि आईएएस का मैंने 3 टेस्ट कंप्लीट करवा दिया है। पहला जो है हिस्ट्री, दूसरा है साइंस और तीसरा हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है। यानी 450 क्वेश्चन दृष्टि आईएएस का मैंने सेक्शनल टेस्ट का करवा दिया है और उम्मीद करते हैं कि ये टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप अभी तक हमारा इसका पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो उसका सारे का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जा करके देख सकते हैं, सारे का लिंक रहेगा और आप सारा वीडियो जो है इसका देख सकते हैं और बीपीएससी के एग्जाम में लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।